हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ कैटलिसिस के बारे में, जिसमें होमोजीनस कैटलिसिस था और हेट्रोजीनस कैटलिसिस था। साथ साथ हम लोगों ने एक्शन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक्शन करता है कोई भी कैटलिस्ट, और उसके लिए हम लोगों ने दो प्रॉपर थ्योरी दी थी। एक तो था ओल्ड थ्योरी जो कि बेस्ड था एड्जॉर्प्शन, ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी भी उसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा था हम लोग का मॉडर्न थ्योरी जो कि बेसिकली और डिटेल करता है कि किस तरीके से कैटलिस्ट फंक्शन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे डिस्कशन का पार्ट था लास्ट लेक्चर में। आगे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस, कि किस तरीके से जो है जो प्रॉपर्टीज कैटलिसिस होता है, प्रॉपर्टी होती है कैटलिसिस की, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोकस रखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, बिकॉज वहाँ पे भी हम लोगों ने जो हेट्रोजीनस कैटलिसिस है उसको हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर रखा हुआ है। तो वन बाय वन डिस्कशन रखते हैं। पहला है दैट इज द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कैसे जो है डिसाइड किया जाता है, बेसिकली देखो आप यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ जो कैटलिस्ट होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। केमिजॉर्प्शन कितने एक्सटेंट तक होगा इस पे डिपेंड करता है, लार्ज एक्सटेंट तक इस पे डिपेंड करता है कि केमिजॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ कि केमिजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, स्ट्रेंथ है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा जब हम लोग यहाँ पे एड्जॉर्प्शन करा रहे हैं तो केमिजॉर्प्शन ही होगा, तभी कोई रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये देखना है कि देखो जब एड्जॉर्प्शन हो रहा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन हो, तभी जाकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सॉलिड कैटलिस्ट है उस पर जाकर अटैच होगा। उसके अलावा जब डिजॉर्प्शन हो रहा हो प्रोडक्ट का वो भी इजीली होना चाहिए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी ना बनाए सच तक कि डिजॉर्प्शन जो है फिजिबल ना हो। तो जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तब मतलब अब ये से कैसे कि वो जाकर अट्रैक्ट होगा, मींस सच ऑप्टिमल सिचुएशन होना चाहिए कि सच दैट कि एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों फिजिबल हो इस कंडीशन पे। तो वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते चलें, इसके फीचर्स को देखते चलें। तो पहला फीचर्स है दैट इज द रिएक्टेंट मस्ट गेट एड्जॉर्ब रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। जो हम लोग का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको जब एड्जॉर्ब होगा, जब एड्जॉर्प्शन अकर हो रहा है वो रीजनेबली स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। रीजनेबली स्ट्रॉन्गर का मीनिंग क्या होना चाहिए, मैं सिंपली अभी उसी चीज को एक्सप्लेन किया कि इतना वीक भी ना हो सच दैट कि आगे रिएक्शन ना प्रोसीड हो पाए, और इतना स्ट्रॉन्ग भी ना हो सच दैट कि प्रोडक्ट का जब डिजॉर्प्शन हो वो इजीली ना हो पाए। तो इन दोनों चीजों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि दे मस्ट नॉट गेट एड्जॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे आर नॉट इमोबिलाइज्ड and other reactant are left with no space on the catalyst surface for the adsorption। तो यहाँ पे वही बात बोला है कि जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं इतने स्ट्रांगली एड्सॉर्ब ना हो जाए सच दैट कि वो मूव ही ना कर सके, और जब मूव नहीं कर पाएंगे तो अब ये ऐसा कैसे कि कोलिजन हो ही नहीं पाएगा, और जब कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। वही बोला जा रहा है कि जो है दे मस्ट नॉट adsorb so strongly such that they are not immobilized and other reactant are left with the no space on the catalyst surface for the adsorption। तो दूसरे का जो है एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा अगर यही इतना ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये ऐसा कैसे कि दूसरा जो रिएक्टेंट है वो नहीं एड्जॉर्ब हो पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या मेंशन किया गया, इट हैज बी फाउंड दैट हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ये मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 5 से ग्रुप 11 से आप जब जाते हो तो जो करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है इस मेटल्स का, वो इंक्रीज करते जाता है विद द मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय 7 to 9। जो 7 to 9 का ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हो कि कैसे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। प्लेटिनम पार्टिकुलर 7 to 9 ग्रुप में बिलोंग करता है और इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक्टिविटी वाला पार्ट। नेक्स्ट देखें दैट इज द सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी मींस कितने एक्सटेंट तक वो काम कर रहा है, उसके जो एक्शन है वो किस तरीके से है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिविटी। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव इन द नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो इनकी सेलेक्टिविटी होती है पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए होती है, और वो रिएक्टेंट पार्टिकुलर प्रोडक्ट जनरेट करता है, मींस एक पार्टिकुलर फिक्स रिएक्टेंट पार्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी सेलेक्टिविटी को दिखाता है, मींस जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा वो आप जो है देखोगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो इस कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट कैसा बन के आना चाहिए, ये कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। और आपने जो है इस तरीके के एग्जांपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे थे तो हाइड्रोजनेशन कराते वक्त जब हम लोग को देखा होगा कि एल्कीन टू एल्कीन एल्काइन हो गया तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने निकल यूज किया, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने उसमें पॉइजन का यूज किया था। ऐसे हम लोग को जो है
एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और सीओ का जब आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तब आपको देखने को मिलता है कि मेथेन फॉर्म करता है, ठीक है, मेथेन गैस फॉर्म करता है। वही जब हाइड्रोजन का सीओ का रिएक्शन कराते हैं, ये तो था निकल के प्रेजेंस में, लेकिन अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर विद जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो आप देखोगे कि ये मेथेनॉल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथेन ना बन के मेथेनॉल फॉर्म कर रहा है। तो देख सकते हो कि कैटलिस्ट को मैंने चेंज किया, रिएक्टेंट वाज सेम, बट आई हैव चेंज द कैटलिस्ट एंड द प्रोडक्ट हैज बीन चेंज। तो यहाँ पे यही सिमिलर फिनोमेना देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन और कोबाल्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करते हो कॉपर के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे आपको फॉर्माल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो रिएक्टेंट वाज सेम इन ऑल थ्री केसेस, बट समहाउ वी हैव चेंजेस द कैटलिस्ट, नेचर ऑफ द कैटलिस्ट हैज बीन चेंज एंड द प्रोडक्ट हैज बीन चेंज। तो पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग को पार्टिकुलर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इट कैन इन्फर दैट द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव। जो एक्शन है कैटलिस्ट का वो हाईली सिलेक्टिव इन नेचर है, मींस गिवन सब्सटेंस इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन, मींस पार्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इसी को यूज किया जा सकता है। गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओनली इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन, सभी रिएक्शन के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। आगे देखें तो एक हम लोग जो है वेल नोन एक होता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस, जिसको हम लोग जो है जियोलाइट्स के कैटेगरी में रखते हैं, और इनका एप्लीकेशन एक मेजर एप्लीकेशन होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। अभी हम लोग देखेंगे उसके एप्लीकेशन पार्ट को, लेकिन ये ध्यान में रहे कि जियोलाइट्स का यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसमें देखो इसकी थोड़े से फीचर्स को देखते चलते हैं। जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस है, मतलब जो जियोलाइट्स है उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो ये क्या है, इसमें देखिए आप, द कैटालिटिक रिएक्शन that depend upon the pore structure of catalyst and the size of the reactant and the product molecule is called as the safe selective। मींस जो पर्टिकुलर रिएक्शन है कैटलिस्ट के थ्रू, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ रिएक्टेंट क्या है, साइज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज पोर में ही जाकर एब्जॉर्ब होने, तो पोर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, साथ साथ साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जो है, ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो है पर्टिकुलर जो है इसको बोला जा सकता है प्रोसेस को सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस। जियोलाइट्स जो है एक बेस्ट एग्जांपल है। जियोलाइट्स आर द गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। एक हनीकम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जियोलाइट्स होते हैं, और ये हाईली सेफ सेलेक्टिव होते हैं, मींस पर्टिकुलर रिएक्टेंट इसमें रिएक्शन में जाएंगे और पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे, ठीक है। तो ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं। इनकी जो सेलेक्टिविटी है ये डिपेंड कर रही है शेप ऑफ रिएक्टेंट, शेप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, शेप ऑफ पोर साइज आल्सो। तो ये तीनों चीज पे डिपेंड कर रही है, जो बेसिकली शेप इसीलिए बोला गया, दिस इज द शेप सेलेक्टिव। द सेलेक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय द शेप ऑफ पोर इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट, साथ में रिएक्टेंट के शेप पे डिपेंड कर रहा है और प्रोडक्ट के शेप में। नेक्स्ट आप देख लो, दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट with 3 dimension network of the silicate in which the some silicon atom replaced by aluminum। तो बेसिकली आपने सिलिकेट का स्ट्रक्चर देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसी सिलिकेट के अंदर सम हाउ हम लोगों ने एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया है सम सिलिकॉन मॉलिक्यूल को, और जो है यहाँ पे आपको गिवन स्ट्रक्चर जो है फ्रेमवर्क मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन का। तो सिलिकेट से अगर एल्युमिनियम को रिप्लेस कर सिलिकॉन को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं सम सिलिकॉन को, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ जियोलाइट्स, ठीक है। Now, the reaction taking place in the zeolites depend on the size of and the shape of the reactant। कि कौन सा रिएक्शन जो है होगा या नहीं होगा, या होगा तो प्रोडक्ट क्या बन के आएंगे, इस सब किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अपॉन द एक्टिविटी ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट्स की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अब आता है कि इनका सोर्स क्या है मेनली, तो दे आर फाउंड इन द नेचर एज वेल एज द सिंथेसाइज्ड बाय द कैटालिटिक सेलेक्टिविटी। इनको नेचर में भी फाउंड किया जाता है और साथ साथ में इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है फॉर द कैटालिटिक सेलेक्टिविटी के लिए। जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैंने बोला था इनका एक मेजर एप्लीकेशन है कि जियोलाइट्स जो यूज किए जाते हैं, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज यूज की जाती है। किसके लिए, ये क्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है क्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट स्मॉलर आइसोमर्स में, या आइसमराइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो क्रैकिंग मींस जो है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करना, जो कि एलपीजी वगैरह गैसेज होते हैं उसमें क्या होता है देखने को मिलता है स्मॉलर यूनिट होता है, लेकिन जो पेट्रोकेमिकल्स हो गए या जो भी पेट्रोल्स वगैरह हो गए इसमें लार्जर जो है चेन होगा। तो यही चीज होता है कि एक पार्टिकुलर अगर हम लोग को गैसियस एलपीजी वगैरह फॉर्म करना है तो क्रैकिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पेट्रोलियम मटेरियल, और इसमें हम लोग को जियोलाइट्स का हेल्प मिलेगा।
सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जियोलाइट्स यूज किया जाता है इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इसको नेम दिया गया है ZSM-5। ध्यान है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिडर एज द जियोलाइट्स, और उसमें ZSM-5 आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये क्या करता है, जो एल्कोहल है उसको डायरेक्टली पेट्रोल में यानी कि गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वहां पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको मिल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन का काम करता है जो जियोलाइट्स है। तो अगर आप लिए हो कोई भी एल्कोहल्स और उससे आप करेस्पॉन्डिंग जो है बनाना चाह रहे हो गैसोलीन पेट्रोल, तो इन दैट केस जियोलाइट्स उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये तो रहा सेलेक्टिविटी एज वेल एज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। आगे मूव करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप का कैटलिस्ट है दैट इज द एंजाइम कैटलिस्ट। और एंजाइम कैटलिसिस अगर देखा जाए हमारे बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होते क्या है, एंजाइम भी एक तरीके का कैटलिस्ट ही है, क्योंकि ये लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। इसको सेपरेट कैटेगरी एक दिया गया, बट हाँ दे आर ऑल्सो अ कैटलिस्ट। देखिए इसमें फीचर्स आप देखते चलती है कि एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द प्रोड्यूस बाय द लिविंग पार्ट एंड एनिमल। तो ये बेसिकली जो है सोर्स की वजह से इसको सेपरेटली रखा गया है। ये जो एंजाइम्स है ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लिविंग प्लांट्स हैं और एनिमल्स उनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन द वाटर। ठीक, ये जो है इनकी खासियत क्या होती है कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही है, लेकिन हाइयर मास के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ये फॉर्म करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट, दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट इन द न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इसके लिए मैंने बोला कि जो हमारे अंदर जो मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं डाइजेशन से लेके जो भी प्रोसेस अगर अकर होते हैं उसमें जो है इस एंजाइम का रोल होता है। ठीक है, इस कैटलिस्ट का रोल होता है। तो जो है इफेक्टिव कैटलाइज द न्यूमरस रिएक्शन दैट इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर द कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो जो लाइफ के अंदर हमारे अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द एंजाइम आर दे दस टर्म इज द बायोकेमिकल्स कैटलिस्ट। इसको इसीलिए जो है बोला जाता है बायोकेमिकल्स मींस लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नेम दे दिया गया बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया जाए तो मेनी एंजाइम्स हैज बीन ऑब्टेन इन द प्योर कैटालिटिक स्टेट फ्रॉम द लिविंग थिंग सेल। बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो जो है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वहां से लिविंग सेल से इसको जनरेट किया गया। हाउएवर द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द लैब इन 1969। जो फर्स्ट एंजाइम था ऐसा उसको सिंथेसाइज किया गया था जो है लैब के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम कैटलिस्ट के, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं। तो जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आप जो है आगे चल के इस रिएक्शन को कई बार देखोगे। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली केन शुगर होता है हमारा जो है शुगर मॉलिक्यूल, उसको अगर हम लोग फ्रक्टोज या ग्लूकोज में ब्रेक करना चाह रहे हैं, और ये बॉडी फंक्शनिंग करता है कि जब आप शुगर खाते हो तो शुगर के अंदर जो है शुगर को फर्दर ब्रेक करना पड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लेटर ऑन वो एटीपी में या जो भी आगे चेंजेस हो वो देखने को मिलता है, बट पहले ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। और उसमें मदद करता है हमारा जो इन्वर्टेज एंजाइम, वो क्या कन्वर्ट कर देता है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो केन शुगर अगर हम लोग लेते हैं केन शुगर और उसको जो है वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, जो कि है हमारा एंजाइम है, एंजाइम कैटलिस्ट है, तो ये जो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे देंगे। सिमिलरली अगर आप आगे रिएक्शन देखो तो अगर ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वी हैव द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द जाइमेज व्हिच विल कन्वर्ट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू इथाइल अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए भी ये मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पार्ट इज द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। जो स्टार्च मॉलिक्यूल हैं उनको जो है माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली ये जो है आप देखोगे जो स्टार्च है उसको किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, डायटेज एंजाइम के साथ में। तो डायटेज क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च मॉलिक्यूल को और ये दे देगा माल्टोज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अगर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है तो माल्टोज बेसिकली क्या है, ये आपका जो है ये डाइसैक्राइड है, इसको अगर आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो
तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आप माल्टेज एंजाइम यूज कर सकते हो, जो इसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जिसमें आप देखो, आप डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और में मतलब यूरिया को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वी कैन यूज यूरिएज एंजाइम, जो कि आपको जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब इसका जो है आप स्टमक में हम लोग देखते हैं, स्टमक में जो प्रोटीन, बिकॉज अगर प्रोटीन को आपको जो है ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, प्रोटीन को तो रियल स्टेज में जो है आप नहीं रख सकते, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो स्टमक होता है वो पेप्सिन जो है एंजाइम जनरेट करता है, जो इसको ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्टाइड बिकॉज स्मॉलर यूनिट ऑफ अमीनो एसिड है। लेटर ऑन जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन बेसिकली वहां पे भी रिएक्शन में जाते हैं और ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली दो ब्रेक डाउन यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली प्रोटीन को अगर जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो ट्रिप्सिन जनरेट होगा बाई द इंटेस्टाइन और उसी स्टमक जनरेट करेगा पेप्सिन। अब जो है डे टू डे लाइफ में देखा होगा आपने मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन। तो कर्ड कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसमें लैक्टोबैसिली जो एंजाइम है वो यूज किया जाता है मिल्क जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके सामने कुछ इस पर्टिकुलर समरी है कि कौन कौन से एंजाइम है, उसका मेन सोर्स क्या है और उनकी मेन फंक्शनिंग क्या है। तो एक बार आप गो थ्रू होते जाओ। इन्वर्टेज जो कि ईस्ट से जो है कन्वर्ट, ईस्ट से जनरेट होता है, सोर्स इसका ईस्ट है, जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, आपसे एंजाइम के बारे में पूछ सकता है कि जो है पार्टिकुलर फंक्शनिंग को दे दिया और उसके बारे में पूछ दिया कि विच एंजाइम विल वर्क लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट देखा आप एंजाइम दैट इज द जाइमेज, जो भी इसका भी मेन सोर्स है ईस्ट और ये जनरेट किया जाता है। बेसिकली इसका फंक्शनिंग क्या होता है, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है डायटेज, जो कि बेसिकली जो है इसके लिए जो सोर्स होता है माल्ट होता है। माल्ट जो है, अब इसका फंक्शनिंग क्या होगा, स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में। सिमिलरली माल्टेज की बात करें, इसका सोर्स होगा ईस्ट, जो कन्वर्ट करेगा माल्टोज को फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में। माल्टोज हमारा डाइसैक्राइड है, आगे चल के आप जो है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखोगे। यूरिएज बात करें तो यूरिएज सोयाबीन से जनरेट होता है और ये यूरिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया और CO2 जनरेट करता है। पेप्सिन आपको पता है कि स्टमक से जनरेट होता है, जो प्रोटीन से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं एक तरीके से जो है फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं जो एंजाइम कैटलिसिस है उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हम लोग डिस्कशन का पार्ट रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिसिस। जो प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम कैटलिसिस के, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला देखिए बोला गया कि मोस्ट हाईली इफिशियंट। ठीक है, तो जो हम लोग का एंजाइम कैटलिस्ट है वो हाईली इफिशियंट है। कैसे पता, तो आप देख सकते हो कि जो ये विद इन अ सेकेंड एक मॉलिक्यूल अगर एंजाइम का विद इन अ मिनट मिलियंस मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो है बोला गया कि मोस्ट हाईली इफिशियंट होता है इन द नेचर। उसके अलावा क्या मेंशन किया गया कि हाईली स्पेसिफिक इन द नेचर होता है, कि जो कैटलिस्ट है वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज, मींस हाईली स्पेसिफिक बोलने का मीनिंग वन कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सभी के साथ। तो ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मींस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट मेंशन करता है। थर्ड पॉइंट इज हाईली एक्टिव अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन। जो ऑप्टिमम कंडीशन है उस पर अगर देखा जाए तो ये हाईली एक्टिव इन द नेचर होता है। फोर्थ वन हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। जो ऑप्टिमम पीएच है उस पर हाईली एक्टिव होगा। फिफ्थ वन इंक्रीजिंग द एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम। ठीक है, सिमिलरली इन्फ्लुएंस बाय इनहिबिटर, मींस जो अगर क्या होता है कि एक्टिवेटर यूज किया जाए साथ में या को एंजाइम यूज किया जा सकता है, तो इसकी एक्टिविटी भी इनकी इनहेंस की जा सकती है। सिक्स वन इन्फ्लुएंस बाय इनहिबिटर एंड द पॉइजन। जो पॉइजन है और जो है इनहिबिटर है इसको जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, ये हम लोग अगर देखें कि एंजाइम की जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो ये बेस्ड है सिमिलर टू जो लॉक एंड की मैकेनिज्म उस पर फंक्शन करता है। क्या क्या होता है इसमें, तो देयर आर नंबर ऑफ कैविटी प्रेजेंट। हम लोग को पता है कि देयर आर नंबर ऑफ कैविटी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन है, जाकर वाटर में डिजॉल्व होगा, नहीं कोलाइडल फॉर्म करता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैविटी होता है जो कि बेसिकली एक्टिव साइट कहलाएगा। दिस कैविटी आर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो है जो शेप है वो पार्टिकुलर फिक्स होगा एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप सच एज द NH2 COH SH थायोल अल्कोहल। ये सभी ग्रुप पोजेस करता है जो हमारा कैविटी मींस एक्टिव साइट ऑफ कैटलिस्ट।
दीज आर द एक्चुअली एक्टिव सेंटर, इस यही पॉइंट मैं मेंशन कर रहा था, दीज आर द एक्चुअली एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट विच हैव द कंप्लीमेंट्री शेप, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यानी कि सबस्ट्रेट जो कि जिस पे जो है एंजाइम फंक्शनिंग कर रहा है, विच हैव द कंप्लीटली शेप फिट इनटू द, उसकी जो शेप होगी वो कंप्लीमेंट्री होगी, अदरवाइज फिट नहीं होगा। जैसे आपने बोला लॉक एंड की मैकेनिज्म काम करते हैं, तो अब ऐसा केस है कि जो की का शेप होगा उसका कंप्लीमेंट्री शेप आप जो है लॉक के अंदर देखोगे तभी वो जो है ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो देयर आर कंप्लीटली जो है बोल रहे हैं कंप्लीमेंट्री शेप जो होता है सच दैट की जो हम लोग का एंजाइम है सच दैट इट कैन फिट इन द कैविटी ऑफ द सबस्ट्रेट जस्ट लाइक अ की फिट इनटू अ लॉक। सिमिलरली आप देखो ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच देन डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट। तो जो है जो एक्टिव ग्रुप है वहां पे जाकर जो एक्टिवेटेड जाकर रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, वो फर्दर डिकम्पोज होकर जो है प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो एंजाइम का अगर मैं बोलूँ ओवरऑल किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, तो एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन जो बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस होता है कि जो एंजाइम फंक्शनिंग करता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो जो है बोला गया बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ एक्टिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक्टिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो बेसिकली एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर के जिस और जो है आप देख सकते हो कि मीन्स अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग का एंजाइम है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टेप 2 में क्या होगा कि इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये डिकम्पोज हो जाएगा और जो है एंजाइम सेपरेट आउट हो जाएगा और जो है साथ में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि जो है आप देख सकते हो कि जो है एक्टिवेटेड किस तरीके से ये फंक्शनिंग कर रहा है एंजाइम लॉ की जो मैकेनिज्म है उसी के बेसिस पे। तो एक बार आप डायग्राम देख सकते हो कि लाइक की जो हमारा एंजाइम है ये जाकर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा है, सबस्ट्रेट के पास कंप्लीमेंट्री शेप है, तो ये एक फॉर्म कर रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देन लेटर ऑन ये डिकम्पोज हो जा रहा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हम लोग को जो है प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली आपका जो है ओवरऑल कैटलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। आगे हम लोग देखेंगे जो है कोलाइडल किस तरीके से कोलाइडल्स होते हैं, जो नेक्स्ट और लास्ट सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट होगा वो हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहा है, दैट इज कोलाइड्स। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट डिस्कशन जाता है दैट इज ऑन कोलाइड्स। कोलाइड्स होते क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझे, बिफोर दैट ये हम लोग समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर में हम लोगों ने कंसीडर किया होगा डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को, जैसे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, उसमें सेमीकंडक्टर बेस्ट एग्जांपल है जिसमें वन सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिक्सिंग किया हुआ है। सिमिलरली सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, जैसे कि हम लोग जो है सॉल्ट सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा तो कंडक्टेंस वगैरह की स्टडी किया होगा, सोल्यूशन एक पूरा चैप्टर था। तो ये भी सभी डिस्कशन का पार्ट बना होगा जिसके अंदर जो है करस्पॉन्डिंग दो जो है सब्सटेंस आपस में मिक्स होकर मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइप के अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया मिक्सचर का, वो हमारा मिक्सचर था, ये था सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन को समझते हैं, सस्पेंशन को समझते हैं और कोलाइडल्स को भी समझेंगे पैरेलली। तो यहाँ पे क्या है कि पहला जो डिस्कशन जाता है, पहला हम लोग सोल्यूशन को समझ लेते हैं, देन हमारे लिए जो कोलाइड्स है उसको समझना आसान हो जाएगा। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो ये हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे आप सोल्यूशन इसके पहले जो चैप्टर्स थे उसमें आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा या मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप के जो है मिक्सचर आपने देखा होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका जो है सॉल्ट इन वाटर हो जाए, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर की खासियत क्या होती है कि आप अगर किसी भी कहीं से भी किसी पार्ट में अगर निकाला जाए, जैसे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, आपने जो है शुगर लिया और इसको डिजॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो वाटर सोल्यूशन है इसके अंदर जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है या शुगर मॉलिक्यूल्स है साइज इसका स्मॉलर होता है और ये ब्रेक डाउन होकर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं वाटर के अंदर, तो ये जो है सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो सॉल्ट जो है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और इसके जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइज करेंगे डिफरेंट जो है या सराउंड किए जाएंगे डिफरेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू। यहाँ पे वो फिनोमेना हम लोग देखते हैं। इसमें क्या देखने को मिला, होमोजेनस मिक्सचर मींस क्या होगा कि कोई भी पार्ट आप सोल्यूशन का उठा के देखोगे तो इन दैट केस आपको जो क्वांटिटी देखने को मिलेगी आपको यूनिफॉर्म क्वांटिटी देखने को मिलेगी। मान लो कि आपने जो है 2 लीटर
वाटर में 1 kg सॉल्ट ऐड किया और उसको सोल्यूशन आपने बनाया, तो आप किसी भी पार्ट को निकालोगे, किसी भी सोल्यूशन को कितना भी पार्ट आप निकालो, कहीं से भी आप निकालो, आपको क्या देखने को मिलेगा, 1:2 रेशियो में ही ऑलवेज प्रेजेंट है जो आपका सॉल्ट है। वैसे ही शुगर के केस में, तो ये सोल्यूशन की खासियत होती है कि जो यूनिफॉर्मिटी होती है मेंटेन रखता है, ये भी जो है कंसीडर कर सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, जो भी बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, इस तरीके का। नेक्स्ट जो कंसीडर किया जाता है जो मिक्सचर होता है, दैट इज द सस्पेंशन। ठीक है, बिफोर हम लोग कोलाइड्स पे आए, इसको इन दोनों को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। अब ये सस्पेंशन क्या है, तो इसको बोलते हैं इट इज अ हेट्रोजीनस, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच, ऐसा लिखा जा सकता है, मिक्सचर इन विच 2 substance in which substance, जो सब्सटेंस आप इसमें मिक्स करोगे सॉल्वेंट के अंदर, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस सेटल आउट हो जाएगा, सेटल आउट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका सब्सटेंस आपने ऐड किया वो जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, पार्टिकल के जो बॉटम है, जो सॉल्वेंट का बॉटम है, उस पे जाके ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे खासियत हम लोग देखते हैं सस्पेंशन के केस में। जैसे आपने जो है बेस्ट एग्जांपल है कि आपने लिया सैंड और सैंड को आपने वाटर में ऐड किया, क्या होगा, सैंड जाकर जो बॉटम है, लिक्विड का बॉटम है या सॉल्वेंट का जो बॉटम है, वहाँ पे जाकर ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसकी खासियत यही होती है कि ये जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर है, आपस में मिक्स नहीं होने वाले, और जो है करस्पॉन्डिंग कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो ये चीज़ होती है सस्पेंशन की खासियत। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैंड इन वाटर। ठीक है, सैंड अगर आप ऐड करते हो तो सैंड के जो पार्टिकल हैं वो 1 by 1 सेटल डाउन होते जाएंगे, जो बॉटम ऑफ बीकर है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, जैसे चॉकलेट मिल्क आपने जो है देखा होगा। तो चॉकलेट मिल्क जब प्रिपेयर किया जाएगा तब तो ये जो है दिखेगा कि होमोजेनियस मिक्सचर है, बट आफ्टर सम टाइम क्या देखोगे कि जो है जो चॉकलेट पाउडर है वो सेटल डाउन हो जाएगा मिल्क में। तो ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जो चॉकलेट मिल्क है दैट इज ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। नाउ जो थर्ड कैटेगरी आता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं ये कोलाइड्स का, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री वाली जो फिनोमिना है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। इस वजह से कोलाइडल को हम लोग ने रखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अब इसकी खासियत क्या होती है, तो देखो सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों एक एक्सट्रीम पॉइंट है। एक जगह पे ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है सच दैट कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट ये नहीं पता कर पा रहे हो सॉल्वेंट के अंदर कि सॉल्यूट कहाँ पे एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है, तो मिक्स कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा आपको कि ये पार्टिकल है जो कि सॉल्यूशन के अंदर लाइज कर रहा है, और आप जब इसको फिल्टर पेपर से जो है अगर फिल्टर करते हो इन दैट केस आप देखोगे कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये सेपरेट नहीं होगा, ऐसे ही पता किया जा सकता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है किसी भी मिक्सचर के लिए, लिक्विड मिक्सचर के लिए ये एक्सट्रीम पॉइंट है, और कोलाइड्स इन दोनों के बीच में लाइज करता है। तो कोलाइड की खासियत क्या होती है, कोलाइडल होते हैं हेट्रोजीनस सोल्यूशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनस सिस्टम आप लिख सकते हो या मिक्सचर लिख सकते हो, in which one substance क्या होगा, one substance is dispersed, जिसको हम लोग डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं, is dispersed as very fine particle। ठीक है, particle in another substance। ठीक है, another substance। ठीक है, another substance में क्या होगा, ये वेरी फाइन पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नाइदर ये प्योर सोल्यूशन है नाइदर ये प्योर सस्पेंशन है, इनके बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज होना चाहिए वो है। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, आप जो है मिल्क देख सकते हो। अब पता कैसे करोगे कि मिल्क जो है सोल्यूशन है कि नहीं, आप फील कर पाओगे। जैसे अगर आप जो है वाटर लो जिसके अंदर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाओ तो आप फ्रीली हैंड को मूव करा सकते हो विद इन दैट सोल्यूशन।
लेकिन अगर इसमें बात करें मिल्क, जब आप जो है देखते होगे, आप उसमें अगर स्टेयर करोगे अपना जो है फिंगर, तो इन दैट केस आपको देखने को मिलेगा कि सेम फीलिंग नहीं आ रही है जिस तरीके से आपको सोल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो एक वो भी आइडिया है पता करने के लिए कि कोलाइड्स है या जो है ये सोल्यूशन है, ये जो है एक डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मिल्क एग्जाम्पल हो गया या ब्लड हो गया। मिल्क के अंदर जो है फैट्स बोल सकते हो, फैट्स जो है एक तरीके से फैट्स जो है डिस्पर्स रहते हैं विद इन अ सोल्यूशन, विद इन अ वाटर, ठीक है, या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे या तो ये एग्जांपल ले लो, ये सभी बेस्ट एग्जांपल है, मिल्क एंड ब्लड फॉर द एग्जांपल ऑफ कोलाइड। तो जो हेट्रोजीनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज, अगर लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। इसके अंदर ये डिस्पर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, कॉल्ड एज डिस्पर्सन मीडियम। इसको डिस्पर्स फेज भी बोला जाता है, जो जाकर डिजॉल्व होगा, ये मतलब इसमें प्रेजेंट होगा, और जो है इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, जिसके अंदर ये, ठीक है। तो मिल्क और ब्लड इसके बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो रहा, अगर डिफिनीशन वाइज जाया जाए कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सा मिक्सचर जो है सोल्यूशन कहलाएगा, कौन सा सस्पेंशन या कौन सा कोलाइडल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और भी आइडिया लगाया जा सकता है बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल साइज है जो सब्सटेंस का, क्योंकि डिजॉल्व हुआ है या नहीं डिजॉल्व हुआ है, सस्पेंशन क्रिएट किया हुआ जो भी है, तो उसमें पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम लोग ये क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन कोलाइडल की कैटेगरी में आएगा, सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा, या सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा। तो इसका आइडिया कैसे लगता है, अगर मान लो कि पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि जो मिक्सचर बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस, ठीक है। यानी पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि जाकर वो सेटल डाउन हो ही जाएगा सोल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर, तो जो है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज। दूसरा आता है जो हम लोग बोलते हैं 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में जो आता है, जिस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फ्रिक्वेंटली कि ये पार्टिकल साइज से रिलेटेड कौन सा सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे, कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, सस्पेंशन होगा, कोलाइडल होगा, या जो है आपका ट्रू सोल्यूशन होगा। तो इसको बोलते हैं कोलाइड, जो कि बीच में आ रहा है किसके, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की खासियत क्या होगी, ये इसमें जो पार्टिकल की साइज होगी 1 नैनोमीटर से भी लेस होगी। तो देख सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है उतना स्मॉलर साइज है कि आप नहीं देख पाओगे, और वहीं सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आप पार्टिकल को देख पाओगे कि हाँ पार्टिकल लाइज कर रहा है। जैसे सैंड आपने मिक्स किया वाटर में तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये पार्टिकल लाइज कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर। तो इसकी खासियत यही है। जहाँ तक ट्रू सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे आप सोल्यूट पार्टिकल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि हाँ सोल्यूट पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खासियत है डिफरेंट मिक्सचर की। हम लोग का मेन डिस्कशन जो जाने जा रहा है वो कोलाइडल्स को लेकर जो है देखेंगे हम लोग की कोलाइडल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये सभी हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा। पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कोलाइडल की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज कंपोनेंट यानी कि फेज ऑफ कोलाइडल्स। अब देखो बेसिकली आपका जो है कोलाइडल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। एक को हम लोग जो है डिस्पर्स फेज बोलते हैं और दूसरा हमारा होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो इस पॉइंट को लिख सकते हो, कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। जिस तरीके से आपने सोल्यूशन के अंदर एक को सॉल्यूट बोला और दूसरे को सॉल्वेंट, यहाँ पे भी वही केस है कि डिस्पर्स फेज हो गया जो कि सॉल्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो है डिस्पर्सन जो है बेसिकली सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कोलाइडल सिस्टम जो भी कोलाइडल सिस्टम है इज हेट्रोजीनस इन नेचर, होमोजीनस नहीं होंगे, हेट्रोजीनस इन नेचर होंगे, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। हेट्रोजीनस इन नेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एक को कंसीडर किया जाता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या है, बेसिकली मैंने बोला कि जो आपने सॉल्यूट कंसीडर किया था विद इन अ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग वैसे ही कोलाइडल के अंदर जो सॉल्यूट की तरह ट्रीट करने वाला कंपोनेंट है वो है हमारा डिस्पर्स फेज। तो इट इज कंपोनेंट, ठीक है, इट इज कंपोनेंट in small proportion
ठीक है, एंड इट जस्ट लाइक solute in true solution. ये सिमिलर टू सल्यूट है जो कि हम लोग ट्रू सोल्यूशन के अंदर देखते थे, एक सल्यूट होता था और एक सॉल्वेंट होता था। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है, तो वो जो डिस्पर्स फेज है वो सल्यूट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लिया आपने कोलाइडल ऑफ सल्फर, ठीक है, कोलाइडल ऑफ सल्फर इन वाटर, अगर आप सल्फर को ऐड करोगे वाटर में तो कोलाइडल का फॉर्मेशन होगा। आगे देखें किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है कोलाइडल्स को इन वाटर। यहाँ पे क्या होगा कि सल्फर जो है, सल्फर विल बी ट्रीटेड एज द डिस्पर्स फेज, सल्फर विल बी डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स फेज, जो सल्फर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, ये कोलाइडल फॉर्म कर। दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम जो कि इक्विवेलेंट है सॉल्वेंट इन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लें। डिस्पर्सन मीडियम ये क्या है? इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन एक्सेस, जैसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता था। यहाँ पे भी जो डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन मीडियम ये क्या होगा? नॉर्मली इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस, और ये जो है इक्विवेलेंट होगा, जो सॉल्वेंट होता था प्योर सॉल्यूशन के अंदर उसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एंड इट इज जस्ट like solvent, this is just like solvent in pure solution, just like solvent in pure solution। ये जो सॉल्वेंट होता है वो जो है सिमिलर टू डिस्पर्सन मीडियम, जो है सिमिलर टू सॉल्वेंट हो गया, जो कि प्योर सोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली फेजेज हैं यहाँ किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। आप दो फेजेस देखोगे, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों जो है मिलके कंपोनेंट मिलके जो है फॉर्म करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, आज हम लोग क्लासिफिकेशन रखेंगे कोलाइडल के बारे में। जो कोलाइडल है उसको जो है किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है उसका हम लोग डिस्कशन रखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, की जो है किस तरीके से कोलाइड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो बेसिस है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन जाता है। पहला जो बेसिस है कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium, ठीक है, dispersed phase and dispersion medium, इसके बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है जो करस्पॉन्डिंग हम लोग का कोलाइड्स है, ठीक है, डिस्पर्शन medium। इस आइडिया को आप समझना, ठीक है, कि देयर आर 3 स्टेट होगा, बिकॉज इसके लिए डिस्पर्स फेज में सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट हो सकता है। सिमिलरली डिस्पर्सन फेज में भी 3 स्टेट हो सकता है। तो 3:3 9 टोटल पॉसिबल कोलाइड्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, टोटल 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स यहाँ पे कैटेगराइज किया जा सकता है। 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बन के आते हैं, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। अब सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड गैस का हो सकता है, सिमिलरली लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का हो सकता है, या जो है लिक्विड गैस का हो सकता है। एक चीज यहाँ पे नहीं होती है, बिकॉज 9 नहीं है, 8 केसेज हैं, 8 क्लासिफिकेशन है। एक केस नहीं है जब 2 गैसेज आपस में मिक्स करेंगी, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, 2 गैस, ठीक है, नेवर फॉर्म कोलाइड या कोलाइडल सिस्टम, बिकॉज इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। तो गैस के साथ में हम लोग नहीं देख पाते, जो है अदर जो केसेस, जो रिमेनिंग 8 केसेस हैं वो बन के आ जाते हैं, बिकॉज इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। जो गैस के साथ में होमोजेनियस मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है बात। तो आइए 1 by 1 जो है 8 केसेस देखते हैं और उसके कुछ एग्जांपल देखते चलते हैं। तो पहला है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज।
इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम दो चीजें, डिस्पर्स फेज ये दो कंपोनेंट है किसी भी कोलाइड के। नेक्स्ट इसके टाइप क्या बोले जाएगा, इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ सॉल या टाइप ऑफ कोलाइड, जो भी है आप मेंशन कर सकते हो। देन इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनते हैं, एग्जांपल्स को लेकर ये पूछा जा सकता है इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वन बाई वन देखते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है ये अगर सॉलिड रहा, और जो डिस्पर्सन मीडियम है ये भी सॉलिड हो गया, ये सॉलिड के साथ में कोलाइडल का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोला जाता है सॉलिड सॉल, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो जो कलर्ड जो ग्लासेस होती है, ठीक है, तो कलर ग्लासेस के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ग्लास आपका जो है अब ये से कैसे एक सॉलिड स्टेट पे है और मीडियम जो है सॉलिड स्टेट हो गया, डिस्पर्स पे जिसके अंदर जो कलर ऐड किया जा रहा है दैट इज आल्सो सॉलिड, तो यानी कि कलर्ड ग्लासेस हो गया। उसके अलावा जो जेम स्टोन है, ठीक है, जेम स्टोन में क्या देखते हो कि इसके अंदर भी सॉलिड के साथ में जो है ये कोलाइडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। नेक्स्ट आप देखो कि सॉलिड जो है हमारा डिस्पर्स फेज है, सॉल्यूट हो गया, और लिक्विड जो है डिस्पर्सन मीडियम है जिसके अंदर ये सॉलिड डिस्पर्सन है, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व बोल देते हैं, सॉलिड सॉल्व, इसको सॉल्व बोल देंगे। इसके अंदर जो कैटेगरी आता है वो आता है पेंट्स का। अब पेंट का देखते होगे, पेंट का यूज किया जाता है, तो सॉलिड मिक्स किया गया रहता है जो है लिक्विड स्टेट में। उसके अलावा जो सेल फ्लूइड्स होते हैं, सेल वाले जो फ्लूइड्स, सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, ये जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। सॉलिड का गैस के साथ में भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, सॉलिड डिस्पर्स फेज और गैस डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम लोग सेपरेटली बोलते हैं एरोसॉल, ठीक है, सॉलिड सॉल और इसको बोला जाता है एरोसॉल, जिसमें कि हमारा कैटेगरी आता है स्मोक हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्मोक में के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं गैसियस फॉर्म, गैस के साथ में सॉलिड स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, ये सभी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके अलावा लिक्विड देखिए आप, ये तो रहा सॉलिड जिसमें डिस्पर्स फेज था, लिक्विड का सॉलिड, ठीक है, जो है हमारा सॉलिड जो है एज अ डिस्पर्सन मीडियम हो जिसके अंदर लिक्विड एज अ डिस्पर्स फेज प्रेजेंट हो, ठीक है, क्लियर है बात। इसमें देखिए लिक्विड इन सॉलिड, इसको बोला जाता है, कॉल किया जाता है जेल, ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है चीज, जो आप खाते हो चीज, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन उसके अलावा जेली जो आप खाते हो जो ब्रेड के साथ में जेलीज, वो भी इसके बेस्ट ये एग्जांपल्स हैं लिक्विड का सॉलिड के अंदर, ठीक है, इसको बोला जाता है जेल। ये नाम याद होना चाहिए, लिक्विड का लिक्विड के साथ में, लिक्विड डिस्पर्स फेज विद द लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द इमल्सन, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सन। इमल्सन आपने जो है देखा होगा, ऑयल का वाटर के साथ में भी इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। तो इस कैटेगरी को हम लोग, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो मिल्क बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है, जो हेयर क्रीम है ये इस कैटेगरी में आ सकता है, बटर हो गया ये इस कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, लिक्विड इन लिक्विड। सिमिलरली आप देखो कि लिक्विड इन गैस हो सकता है, पॉसिबल है, लिक्विड गैस, इसको भी हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। बेसिकली जो ये नेम आया हुआ है ना, ये नेम डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे ही है कि कौन सा डिस्पर्सन मीडियम, तो इसको बोला जाता है एरोसॉल। अब इसके कैटेगरी को देखा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉग हो गया, ठीक है, आप सर्दियों में देखते हो क्योंकि फॉग, मिस्ट हो गया, उसके अलावा क्लाउड्स हो गए, ठीक है, ये सभी उसके बेस्ट एग्जांपल है। इंसेक्टिसाइड भी उसी कैटेगरी में आएगा कि लिक्विड इन द गैस रहता है, तो इंसेक्टिसाइड भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरी है किसके, लिक्विड इन गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। ध्यान रखिए सॉलिड इन गैस भी आल्सो कॉल्ड एज द एरोसॉल, और लिक्विड इन गैस उसको भी हम लोग एरोसॉल ही बोलते हैं। सिमिलरली गैस का आप देखा जाए तो गैस जो है सॉलिड के अंदर जो है हो सकता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल। तो सॉलिड के साथ में भी सॉलिड सॉल बोला जाता है, और मैंने बोला ये नेम जो आया हुआ है टाइप ऑफ सॉल, ये बेस्ड ऑन डिस्पर्सन मीडियम हुआ है। तो गैस इन सॉलिड इज कंसीडर्ड एज द सॉलिड सॉल। इसमें हमारा एग्जांपल आता है, जो है बेस्ट एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, ठीक है, प्यूमिक स्टोन होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा रबर एक बेस्ट एग्जांपल है इस कैटेगरी का, ठीक है। एक लास्ट बनता है गैस का लिक्विड के साथ में, गैस का हम लोग नहीं देखते बट गैस का लिक्विड के साथ में देख सकते हैं, लिक्विड एज डिस्पर्सन मीडियम, और जो है हमारा गैस उसमें, तो इसका एग्जांपल है फोम। फोम आप कहाँ पे देखोगे, तो ये जो है बेसिकली इसमें भी फोम कैटेगरी आएगा। इसके अलावा इसमें देखो अब गैस का लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, ये आता है फ्रोथ,
जो कि यूज किया जाता है सल्फाइड के कंसंट्रेशन के लिए, यहाँ पे फ्लोटेशन है। उसके अलावा जो हम लोग विप्ड क्रीम बोलते हैं, ये भी इस कैटेगरी का एग्जांपल है। विप्ड क्रीम आप पता ना क्या होता है, विप्ड क्रीम। उसके अलावा जो सॉप लेदर होता है, ठीक है, सॉप लेदर जो झाग बनता है, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल है गैस का लिक्विड के अंदर। तो ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है किस पे, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ये उसके फिजिकल स्टेट को दिखा रहा है, इसके फिजिकल स्टेट को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान है कि 8 टाइप ऑफ कोलाइडल्स इसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल। गैस का गैस के साथ हम लोग कोलाइडल नहीं देखते हैं, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करते हैं चीज़ों को कि सॉल्व क्या होते हैं और थोड़े से उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर द अनदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, कुछ पॉइंट आप मेंशन करते जाओ रिगार्डिंग दिस नोट्स में। पहला पॉइंट, अ कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ए सॉल्ट। तो जो भी कोलाइडल सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम है वो अगर आपका लिक्विड या गैस हुआ, उसको हम लोग जो है सॉल्ट बोलेंगे। अब देखो, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोसॉल्ट बोला जा सकता है जब यहाँ पे अक्वस यानी कि वाटर एज अ सॉल्ट यूज किया जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग जो है अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर रहा तो उसी तरीके से जो है अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल रहा तो इसको हम लोग अल्कोसॉल बोलेंगे। अगर बेंजीन है तो बेंजोसॉल बोला जा सकता है। तो बेसिकली जो नेम है वो वहां से निकल के आया, हाइड्रोसॉल, देन अल्कोसॉल या बेंजोसॉल बोला जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम या टाइप ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मेंशन किया जाए तो इसमें बोला गया है कि कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्सन मीडियम इज अ गैस और कॉल्ड एज एरोसॉल। जो कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो उसको हम लोग जो है एरोसॉल बोल देंगे। उसी के अलावा कोलाइडल इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड इज कॉल्ड एज द जेल। तो कोलाइडल जिसके अंदर जो है अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड रहा तो उसको हम लोग जेल बोल देंगे। दे हैव अ मोर रिजिड स्ट्रक्चर, इसका जो है स्ट्रक्चर रिजिड होगा। अब क्या हम लोग देखने को क्या मिलता है कि सम कोलाइडल सच एज द जिलेटिन, जो जिलेटिन है जैसे कोलाइडल कैन बिहेव एज अ सॉल्ट एंड अ जेल। ये सॉल्ट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं या जेल की तरह बिहेव कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर हम लोग हाई टेम्परेचर लें और लो कंसंट्रेशन जिलेटिन लें तो जो कोलाइडल होगा इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसॉल, यानी कि सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। एंड लो टेम्परेचर और हाई जिलेटिन कंसंट्रेशन ले तो इसको हम लोग जो है हाइड्रोसेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जेल, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर हम लोग का पॉइंट रहा, क्लासिफिकेशन रहा कोलाइडल का बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो आगे हम लोग जो है क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उसके लिए जो बेसिस होगा अलग होगा, जैसे इंटरेक्शन और अफिनिटी ऑफ फेजेस, दो कोलाइडल के बीच में जो मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और एक लेटर ऑन क्लासिफिकेशन देखेंगे और इस पर्टिकुलर पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।